हेलो। हेलो। हेलो, आ रही है आवाज बेटा? हेलो सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। हेलो, आ रही है आवाज हेलो बेटा सर, आपकी? आवाज आ रही। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, हमें आ रही है। आ रही बेटा, आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा ठीक है बेटा, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब एचआरएम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास तीन टर्मिनोलॉजीज आई, एक आया ह्यूमन, एक आया रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। ह्यूमन की हम बात करते हैं तो ह्यूमन वो सारे एलिमेंट्स या इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे ह्यूमंस हैं। देन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की हम यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट या मैक्सिमाइज रिटर्न्स। तो जब मैक्सिमाइज रिटर्न्स की बात करते हैं तो उसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो हम जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या रिटर्न मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि रिसोर्स हमारे लिए सबसे एसेंशियल रिसोर्स जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो है मैन पावर या ह्यूमन। इसीलिए यहाँ पर रिसोर्स की बात हुई क्योंकि मैन पावर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और वो रिसोर्सेज में ज्यादा काम करेगा, इस वजह से रिसोर्सेज की बात हुई। देन आया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यही है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद गिवन कंस्ट्रेंट्स, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। इसीलिए जब हम इस कंबाइन करते हैं एचआरएम टर्म्स को, तो जब एचआरएम टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं तो बेसिकली हमें ये पता चलता है कि जो हमारे मैन पावर है या ह्यूमंस है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें हमें मैनेज करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और उनसे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। तो उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में होगा। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट्स में हम आज का हमारा एजेंडा ये है कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है एचआरएम का, फॉर्मल डेफिनेशन क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है एचआरएम के, कि एचआरएम हम पढ़ क्यों रहे हैं या बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें एम्प्लॉइज की। तो एम्प्लॉइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा एक ऑथर ने भी कहा है कि एम्प्लॉय क्या सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिना एम्प्लॉय के हम कुछ भी गोल अचीव नहीं कर सकते या प्रॉपर फंक्शनिंग भी स्टार्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ पीपल दैट आर एम्प्लॉयड। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी है वो इस पे डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने इफेक्टिव एम्प्लॉइज हैं। अगर एम्प्लॉइज इफेक्टिव हैं तो आप अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे, और अगर एम्प्लॉइज इफेक्टिव नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे, यानी जो भी आपने प्लानिंग कर रखी थी वो सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। देन किसी भी जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी पहचान यही होती है कि उसके पास स्किल्ड एम्प्लॉइज होते हैं। स्किल्ड एम्प्लॉइज वो हैं जो स्ट्रेटेजिकली उनके जो भी गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं, या जो भी उन्होंने टास्क बना रखा था उसको सक्सेसफुली परफॉर्म करवाते हैं। अब हम एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, तो इट इज बेसिकली अ फील्ड ऑफ, एक ऐसी फील्ड है जहां पर मैनेजमेंट विच हैज टू डू विद प्लानिंग करते हैं, हम मैन पावर से रिलेटेड उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। डिफरेंट ऑपरेटिव फंक्शंस की हम आगे बात करेंगे, कई सारे फंक्शंस होते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है एचआरएम का। तो इन सारे फंक्शंस को हमें करना है, डेवलप करना है और मेंटेन करना है वर्कफोर्स को अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। अब वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी एस्टैब्लिश्ड। पहला ऑब्जेक्टिव वो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी एस्टैब्लिशमेंट हुआ है या कंपनी को बनाया गया है कि हमें ये चीज अचीव करनी है। वो इकोनॉमिकल भी हो सकता है, वो सोसाइटी के से रिलेटेड भी हो सकता है कि हमें सोसाइटी से रिलेटेड कोई इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, किसी स्ट्रक्चर करना है, तो इससे भी रिलेटेड हो सकता है। देन है ऑब्जेक्टिव पर्सनल। पर्सनल में आता है कि मैन पावर या इंडिविजुअल, कि हमें एक्सट्रीम लेवल तक या हाईएस्ट डिग्री तक उन्हें सेटिस्फेक्शन देना है जो हमारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। देन थर्ड आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी से आता है क्योंकि जो आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पढ़ा था सीएसआर, तो बेसिकली यहाँ पर हमारी कम्युनिटी की भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम क्या करें, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करें, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करें। तो ये कम्युनिटी की तरफ भी हमारी एक ऑब्जेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी बन रही है, और ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है एचआरएम को एस्टैब्लिश करने में या एचआरएम को बनाने। एक्टिविटीज या जो फंक्शंस की बात हुई थी उसको थोड़ा सा ब्रीफ में हम अभी यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे। जो एक्टिविटीज है वो बेसिकली हम ये 5 एक्टिविटीज को डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। पहली एक्टिविटी है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। बेसिकली कि रिक्रूटमेंट ये होता है कि ज्यादा हम लोगों को अट्रैक्ट करें कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें या काम करने के लिए आए।
देन सिलेक्शन होता है कि उनमें से जो रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से जो बेस्ट है और जो हमारे अकॉर्डिंग सुटेबल है उनको सिलेक्ट किया जाए और उनके अकॉर्डिंग फिर उनको टास्क असाइन किया जाए। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब जिन लोगों को हमने सेलेक्ट किया है उन्हें अपने अकॉर्डिंग हमें ट्रेन करना होगा, देन उनको डेवलप भी करना होगा ताकि वो फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैच कर सके या जो भी हमारे टास्क आगे दिए जा रहे हैं उनको हैंडल कर सके। उसके बाद हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरफ भी इसलिए जाते हैं क्योंकि क्या हमने जो रिक्रूट किया है या सिलेक्शन जो हमारा प्रोसेस हुआ है, क्या हमने सही राइट पर्सन और राइट जॉब हमने रखा है कि नहीं रखा है। तो उसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत जरूरी है और वो परफॉर्मेंस अप्रेजल टू वे होता है, यानी हम परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं फिर फीडबैक लेते हैं वापस एम्प्लॉय से कि क्या आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेज हुआ है उससे आप सेटिस्फाई है कि नहीं, या आपको लग रहा है कि वो चीजें सही हो पा रही कि नहीं हो पा रही। देन आता है पे एंड बेनिफिट्स, अगर सब कुछ सही है या उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने टास्क असाइन किया था वो सही से काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको पे या अदर बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड किया जाता है। देन लेबर रिलेशन या इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हम बात करते हैं यहाँ पर, वहां पर तीन बेसिकली एक्टर्स है, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। इन तीनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो बॉन्ड जो है एक इमोशनल बॉन्ड हो गया, सोशल बॉन्ड हो गया, वो कमिटमेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, सर अब तो सेकंड ये स्लाइड हो ओपन कर दीजिए। सेकंड स्लाइड बेटा, सेकंड स्लाइड Yes, इट इज अ फॉर्म, हाँ फॉर्मल डेफिनेशन है एचआरएम की कि एचआरएम इज दैट अ फील्ड ऑफ मैनेजमेंट व्हिच हैज टू डू विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, जो आपका मैनेजमेंट फंक्शंस है वो करता है और किन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखता है कि एक तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुल हो जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट, दूसरा होता है पर्सनल जो इंडिविजुअल बेनिफिट्स की इंडिविजुअल जो हमारे मैन पावर है उनके Yes. हाईएस्ट डिग्री तक हम उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रेस कर सके। देन थर्ड वन है हमारा कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारी सोसाइटी की तरफ जो रिस्पांसिबिलिटी बनती है वो भी हमारी सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर। ओके सर। ठीक है, देन हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता भी है कि एचआरएम का ऑब्जेक्टिव क्या है या इस एचआरएम सब्जेक्ट को हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेसिकली ब्रॉड क्लासिफिकेशन इसका ये है कि तीन ऑब्जेक्टिव्स में हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। पहला है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, देन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, देन सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। अब ये पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटल है, ये अलग अलग ग्राउंड या अलग अलग एरा के हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो उसको डिटेल में अगर हम जाएं तो पर्सनल क्या है, इट इज कंसर्न्ड विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमें ऑप्टिमम की बात आ रही है। ऑप्टिमम यानी कि हम एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में चलेंगे कि अब हमने रिक्रूट कर लिया एम्प्लॉय को, अब वो जैसा भी है, हो सकता है बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड नहीं है, सेमी स्किल्ड है, लेकिन हमको जो भी मिला है या जो भी रिक्रूट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब हम उसको वैसे काम करवाना है जिससे हमें जितनी जरूरत है या जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है कि जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा हम कैसे काम निकलवाएं, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे मैनेज करते हैं, उसको बेनिफिट्स सर दे दें। एक नॉर्मल पर्सन उसको जॉब करने की 8 आवर्स दिए जाते हैं। हाँ सर अगर वो ऑन ड्यूटी एक्स्ट्रा टाइम गेन कर रहा है उस जॉब में दे रहा है तो सर उसको अर्निंग भी एक्स्ट्रा होगा। अर्निंग एक्स्ट्रा होगा, यही बात हम कहना चाहते थे बेटा कि जब उसमें क्या होता है उनको बेनिफिट्स बताना जरूरी है कि हो सकता है उनकी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है वो है 8 आवर्स काम करने की, लेकिन Yes, अगर sir. हमें उनसे ज्यादा काम निकलवाना है या ज्यादा काम करवाना है क्योंकि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, तो हम उनसे कहेंगे Yes. कि आपको अदर पे या बेनिफिट्स मिलेगा एक्स्ट्रा जो आप नॉर्मल काम करते हैं। तो कुछ Yes. होते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट्स की, मॉनेटरी बेनिफिट से वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ठीक है मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग मिल रही है या एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो मैं काम कर सकता हूँ। कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे आपको होगा कि आपको अगर एक्स्ट्रा काम करके देंगे या हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो हम आपको प्रमोशन दे देंगे, आपको हायर पोस्ट पे ले जाएंगे, ठीक है, Yes. या कहीं ट्रिप में भेज देंगे, किसी सोशल क्लब का मेंबर बना देंगे। तो ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं कि जरूरी नहीं है पैसे से ही आपको बेनिफिट्स करा Yes. जाए या उनको कंट्रोल किया जाए, हो सकता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं उनको कन्विंस कर सकते हैं। Then the next point is it is concerned with the creation of condition. हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशन यानी वर्क इन्वायरमेंट, जो वर्किंग कंडीशन है ना वो ऐसी क्रिएट करे। अब यहाँ पर वर्क इन्वायरमेंट जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक फिजिकल एनवायरमेंट और एक है इमोशनल एनवायरमेंट। अब फिजिकल एनवायरमेंट जो है वो तो आपकी फैसिलिटीज हो गई, लाइटिंग फैसिलिटीज है, वेंटिलेशन है, फर्नीचर है, कंफर्ट जोन में टेबल, फर्नीचर, फर्निशिंग, ये सारी चीज होगी, तो ये फिजिकल कंडीशन होगी। यानी फिजिकल कंडीशन तो हमें अच्छी क्रिएट करनी है, लेकिन अब यहाँ पर इमोशनल जो कंडीशंस आती हैं, इमोशनल आती है, वो ये आती है कि अटैचमेंट,
Yes. या सोशल बिलोंगिंगनेस, तो वो जरूरी इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि अगर मेंबरशिप दी जाती है या स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है, एम्प्लॉयज को ये कहा जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ जैसे टीसीएस है, एचसीएल है, तो आपने देखा होगा कंपनी के लोगों की टी शर्ट पहन के जाते हैं ऑफिस में। ये अटैचमेंट, ये उनका अटैचमेंट दिखाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो ऐसे हम कंडीशन या एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि वो अटैच हो जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे ही अटैचमेंट उसका बढ़ेगा तो उसका कमिटमेंट हमारी तरफ बढ़ेगा, यानी वो अब आउट ऑफ द वे जाके हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर वो ये नहीं देखेगा कि मेरे वर्किंग आवर्स 8 घंटे के शेड्यूल है तो मुझे 8 घंटे काम करना है। वो ये कहेगा मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, मेरी ये कंपनी है, मैं इसका इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे इस पे आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। तो इस वजह से इमोशनल जो कंडीशंस है या इस तरह से सोशल कंडीशन ये भी की जा सकती है। आपका जो सीनियर है उसके रिलेशनशिप वो अगर ज्यादा पोलाइट है, आपको हेल्पिंग नेचर है, आपको हेल्प कर रहा है हर बार, तो इससे भी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है, एक फ्रेंडली या कंजीनियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है, जिससे जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाई हो रहा है अपनी जॉब से और वो अच्छा फील कर रहा है और वो लॉन्ग टर्म तक आपको सर्विस देगा। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव में पर्सनल में आते हैं हम। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। अब रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने सीनियर को भी रिस्पेक्ट दे रहे हो और वापस में रिटर्न में आपको कोई रिस्पेक्ट ना मिले। तो अगर आप अपने सीनियर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो सीनियर भी आपको रिस्पेक्ट दे, आपको उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए या ट्रस्ट मिलना चाहिए। अगर ये टू वे होगा, दोनों तरफ से म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट होगा, तो आपका कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और ज्यादा बढ़ेगा और आपके रिलेशनशिप अपने सीनियर से अपने जूनियर से बहुत अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट एंडेवर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी टू द वर्कर्स थ्रू ट्रेनिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगर हमें लग रहा है कि हमारे एम्प्लॉयज की जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन की उतनी नहीं है, तो हम क्या करें, फिर हम उन्हें ट्रेनिंग दें कि उनकी इफेक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं या उनकी जो प्रोडक्टिविटी उसको कैसे इंप्रूव करें। हो सकता है कि उन्हें पता है चीजें ऐसे ऐसे करनी है लेकिन वो इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें एक मैनुअल प्रोसीजर समझाया जाए कि इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव काम हो सकता है या ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है। या उन्हें कोई गाइडेंस या काउंसलिंग की जरूरत है। कभी कभी होता है गाइडेंस तो ये हो गया कि जो सीनियर है वो इंस्ट्रक्ट करता है या डायरेक्शन देता है कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए, तो ये काम ऐसे हो सकता है। काउंसलिंग की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि कभी कभी वो मेंटल प्रेशर में भी होता है, कुछ उसके बाहर से अटैचमेंट है, सोशल अटैचमेंट है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी वो प्रॉब्लम में होता है और ज्यादा प्रोडक्टिव काम करके नहीं दे पाता है। तो उस जगह में हम क्या करें, उनकी काउंसलिंग करें कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्या वर्क एनवायरनमेंट से वो सेटिस्फाई नहीं है या कोई पर्सनल रीजन है या उसको कोई हेल्थ इशू है। तो अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये काउंसिल करेंगे कि उन्हें कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, आप 8 घंटे में किसी भी पर्सन की प्रॉब्लम या सर उसको जो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम हो रही है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिटी, इसमें बेसिकली क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। हम पहले क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो क्यों? क्या आपको इंस्ट्रूमेंट सही नहीं मिल रहे हैं, क्या आपको वर्क एनवायरनमेंट सही नहीं मिल रहा है, क्या आपकी हेल्थ नहीं सही है, या आपको कोई मेंटली कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह का कोई सोशल अटैचमेंट है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं। जब हम काउंसिल करते हैं, ये जानने की आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या या प्रॉब्लम कहाँ से आई है, तभी हम उसके सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए काउंसिल करना बहुत जरूरी है। हाँ सर, किसी भी चीज की काउंसलिंग हो सकती है। हाँ, काउंसलिंग किसी भी, क्योंकि काउंसलिंग पहले तो स्टार्ट होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोडक्टिविटी क्यों डिक्लाइन हो रही है, प्रोडक्टिविटी क्यों खराब हो रही है। तो स्टार्ट प्रोफेशनल भी हो सकती है। हाँ, प्रोफेशनल भी हो सकती है। हम किसी बाहर से काउंसलर को भी हायर कर सकते हैं, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है हमारा, वो भी काउंसिल कर सकता है। तो किसी भी तरह से हम काउंसलिंग कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि प्रोडक्टिविटी जो लैग कर रही है, जो डिक्लाइन हो रही है, उसके रीजन फाइंड आउट करना और उनको रेमेडीज फिर हमें प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट है, इट ट्राइज टू रेज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि हम एम्प्लॉइज का मोरल हाई करें। मोरल में मतलब ये कि उनकी सेल्फ विलिंगनेस, उनके अंदर की इच्छा कि वो अच्छा काम करके दें। क्योंकि अगर वो उन्हें अंदर से खुद लगेगा कि मुझे अच्छा काम करके देना चाहिए ताकि मेरा प्रमोशन हो या मेरी अर्निंग्स बढ़े, तभी वो बेटर आपको काम करके दे पाएंगे और प्रोडक्टिविटी उनकी तभी इंक्रीज हो पाएगी। तो इस वजह से हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने ये पढ़ी, तो यहाँ पर बेसिकली जो भी डिस्कशन था वो इंडिविजुअल को लेकर के था। हो सकता है पूरे ग्रुप में ये प्रॉब्लम ना हो, किसी एक आदमी को हो या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हो, लेकिन अगर हम एक दो को किसी तरह से काउंसिल कर लें, गाइड कर लें या कन्विंस कर लें या मोटिवेट करें, तो हमारे ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एचआरएम के वो पूरे हो सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहता ही ये है कि हमें जो एम्प्लॉय है वो हमारे लिए एसेट्स है। तो एसेट्स है यानी हर इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक एम्प्लॉय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट
हमें हर एम्प्लॉय को समझना होगा, जानना होगा उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन देना होगा, उसे टाइम देना होगा। एक दिन में कोई सारी चीजें बेटर नहीं कर सकता या सारी चीजें अच्छी नहीं कर सकता, उसे टाइम देना होगा। उसे कई बार हो सकता है एक बार गलती हो, उसे एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, हो सकता है जॉब रोटेशन करके दिया, किसी दूसरा काम करके उसको दिया, हो सकता है वो वहां अच्छा परफॉर्म कर ले। तो हमें ज्यादा से ज्यादा चांसेस देने होंगे। जितने ज्यादा हम चांसेस देंगे ना, तो उसका कमिटमेंट हमारी तरफ बढ़ेगा और वो लॉन्ग टर्म तक हमें सर्विस दे सकता है। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है हमारे जो एचआरएम के लिए होते हैं कि एचआरएम में हम ये चीजें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा एचआरएम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है बेटा, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हम